सर्वेभ्य सर्वेभ्य च सुप्रभातम्। देखिए आज के हमारे इस YouTube के जो ऑनलाइन चैनल है इसमें जो हम अध्ययन अध्यापन हमारे सामग्री ले रहे हैं वो ले रहे हैं लिंग परिचय। क्या ले रहे हैं? लिंग परिचय। लिंग परिचय के अंतर्गत देखिए संस्कृत जो भाषा है इसके अंदर 3 लिंग निर्धारित किए गए हैं। पुल्लिंग है, सर्वप्रथम पुल्लिंग है, द्वितीय है स्त्रीलिंग है, तृतीय है नपुंसक लिंग है। अब इस प्रकृति में जो भी सजीव है या निर्जीव है उनको हम लिंग निर्धारण के आधार पर ये निर्धारित करेंगे कि अमुक प्राणी या वनस्पति जो जगत है ये पुल्लिंग में आ रहा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है या नपुंसक लिंग में आ रहा है। सरल से सरल उदाहरण के माध्यम से हम उनका निर्धारण करेंगे, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में। और ऐसे शब्द लेंगे हम प्रकृति में या वातावरण से या हमारे आसपास का जो वातावरण है उनमें से हम लेंगे। अब पुल्लिंग का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना है कि जो पुरुष जाति का बोध कराए वो किसमें आएगा? पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराए वो किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में। अब वनस्पति जगत या इस प्रकृति में और भी कई ऐसे प्राणी हैं या वस्तुएं हैं जो कि नपुंसक लिंग में भी आ रही है। जैसे पुल्लिंग का निर्धारण करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं किसी भी पुरुष जाति का बोध कराने वाले बच्चे का नाम, बालक का नाम, पुरुष का नाम। जैसे बाल है। अब इसके अंतर्गत हमारे साथ में पढ़ने वाले सहपाठी हैं या मित्रगण हैं जो साथ में खेलते कूदते हैं, उनमें से ले लो आप किसी का भी नाम। राम है, मोहन है, और भी अन्य कई नाम जिनको आप जानते हैं। सरल उदाहरण है जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं और उनका निर्धारण कर सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराए इसलिए कौन से लिंग में आएगा? पुल्लिंग। अब इसके अलावा और आगे बढ़िए आप जानवरों में ले लो, आप पक्षियों में ले लो, जिनको हम किस में ले सकते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराए। जैसे जानवरों में हमने ले लिया अश्व है, किंतात्रयमस्ति घोड़ा। जाते हैं हम इसी में से अगर हम यहाँ निर्धारण करने जाएंगे बाद में तो अश्व का जो लिंग है वो चेंज कर दो। जो स्त्री जाति का बोध कराएगी अश्व, अर्थात जो स्त्री जाति का बोध कराएगा तो किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो आगे है वापस हम जाते हैं पुल्लिंग की तरफ। अश्व है। अब इसी में से और जानवर का नाम ले लो आप। सिंह है। क्या ले लिया हमने? सिंह है। जो किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति, अर्थात वो किस में जाएगा? पुल्लिंग में। और वनस्पति जगत की तरफ जाइए आप। पुल्लिंग का मतलब यही होता है लिंग निर्धारण के समय किस प्रकृति में जो सजीव है वो निर्जीव है। अब निर्जीव वो होता है जिसके अंदर जीवन ही नहीं है। ये मत सोचना वो गति नहीं करता, गति तो करते हैं। वनस्पति जगत में जितनी भी वनस्पतियां हैं सब अपने स्थान पर बढ़ती तो है, चल फिर नहीं सकती, अर्थात गति तो कर रही है। उसकी गति करने का माध्यम दूसरा है तो वो किसमें आएगा? पुल्लिंग में। और कई ऐसी वनस्पतियां हैं जो किसमें आएगी? स्त्रीलिंग में भी आएगी। जैसे लता उदाहरण के तौर पे जो स्त्री जाति का बोध करेगा, अब पुरुष जाति का बोध कराने वाली वनस्पति जगत है उनमें से आप ले लो किसी भी पात्र का नाम। जैसे हमने ले लिया आम्र वृक्ष। क्या कह दिया हमने? आम्र वृक्ष। तो किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का, अर्थात इसका लिंग निर्धारण किया हुआ पुल्लिंग है। आम्र वृक्ष है की तरफ आप किसी भी वृक्ष का नाम ले लो जो पुरुष जाति का बोध करा। जैसे नीम वृक्ष है, अर्थात नीम का वृक्ष। ये सामने ले लो आप, नीम का वृक्ष है। ये लो सामने। कई हमारे आसपास हमारे कई पालतू जानवर ऐसे हैं जिनका लिंग निर्धारण हम बड़े सरल रूप में कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं हर घर में जितने भी पालतू जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, पोसते हैं, हम ही रहते हैं आसपास, तो उनमें से देख लो जो पुरुष जाति का बोध कर रहा है पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कर रहा है स्त्रीलिंग। जैसे भाई जो पुरुष जाति का बोध कर रहा है पुल्लिंग और जो स्त्री जाति
बकरी है, बकरा है। अब संस्कृत में बकरी को कहते हैं अजा, तो इसका मतलब वो किसका बोध करा रहा है? स्त्री जाति का। और जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग। तो बकरी का क्या होता है? विपरीत अर्थ दे दो, लिंग परिवर्तन कर दो उसका। बकरा, तो बकरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ अजय। क्या कहेंगे? अजय। जैसे कुत्ता है, अब कुत्ते को अपन संस्कृत में क्या कहते हैं? वो देख लो आप, वो अपने आप पुरुष जाति का बोध कराएगा। इसके अंदर आ जाए कई उदाहरण से। गाय, गाय स्त्री जाति का बोध कराएगा। स्त्री। बेल है जिसको संस्कृत में कहते हैं बलिवर्धन। क्या कहते हैं? बलिवर्धन। तो ये किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का। तो ये किसमें हो गया भाई? पुल्लिंग का। कई कई ऐसे आसान उदाहरण हैं जिनको हम जानते हैं। हम साथ में खेलते कूदते हैं, कई मित्रगण हैं जो पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, सोचो पुल्लिंग। कई जानवर हैं, पालतू हैं, जंगली जानवरों में से किसी का भी कह दो आप तो पुरुष जाति का बोध करें, पुल्लिंग। वनस्पति जगत में देख लो आप, आम का वृक्ष ले लो, आप नीम का वृक्ष ले लो, पिपला वृक्ष है, पीपल का वृक्ष ले लो। कई प्रकार की कई फसलें हैं जिनको आप क्या कहते हैं? गेहूं है, गोधूम, सरसों है, सरसों है, पुरुष जाति का बोध करें तो पुल्लिंग। हम जानते हैं फिर भी हम अनजान। अर्थात तो अब आप अपने आप को महसूस करो, जैसे हमारे आसपास जितनी चीजें हैं, अब उनमें से 5 नाम लिखो आप अपने मित्रों में से लिख लो। 5 नाम आप लिख लो, पुरुष जाति का बोध कराए। अपने पिता के जो मित्र हैं, पिताजी हैं, अपने घर में बड़े भाई हैं, उनका नाम कुछ पुरुष जाति का बोध कराए, पुल्लिंग। जानवरों में आपको पता ही है, वनस्पति जगत में हमारे आसपास, घरों के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका आप लिंग निर्धारण कीजिए, अपने माता पिता से पूछिए, आप सीखिए, अपने आप आपको महसूस हो जाएगा कि पुरुष जाति का बोध करा इसका बिल्कुल बहुत आसान तरीका है लिंग निर्धारण का। एक बार अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से महसूस कर दिया, इसकी वास्तविकता से परिचित हो गए तो सर अब आगे देखिए स्त्रीलिंग का देखिए। अब स्त्रीलिंग का निर्धारण करने के लिए आप जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। जिस प्रकार हमने एक शब्द लिखा था ऊपर, क्या लिखा था हमने? बालक। तो संसार के जितने भी बालक हैं सब पुरुष जाति का बोध कराने से पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं, बालिका है, नारी है, स्त्री है, तो स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, तो स्त्रीलिंग का ही है। अब बालिका में से किसी भी आपके जो भी सहेली है तो उनके नाम लिख सकते हो आप। जैसे विद्या किसी लड़के ने, उसके 3 सहेलियां हैं, रमा है, सीता है, लता है, गीता है, जो भी आपको जो भी लगे अच्छा उनके नाम लिखते हो। आपको अपने आप महसूस हो जाएगा स्त्री जाति का बोध करा दिए, इसलिए क्या है स्त्री, सीधी सी बात है। इसी तरह अगर हम आगे और बढ़े, प्राणी जगत में पढ़ो, प्राणी जगत में जैसे आप पादप जगत में जाओ तो कई ऐसी वनस्पतियां हैं जो स्त्री जाति का बोध कराएं, जैसे लता। अब जितने भी प्रकार की लताएं होती हैं जानते हैं, चाहे अंगूर की बेल हो, चाहे ककड़ी की हो, चाहे लौकी की हो, ये सब किसका बोध करा रही? स्त्री जाति का बोध करा रही, क्योंकि लता के रूप में जो बढ़ रही है वो वनस्पति किसमें है? स्त्रीलिंग में है। सिंपल सी बात है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब आप गौर कीजिए। ऑनलाइन जो हम घर बैठे अध्ययन कर रहे हैं, यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से बड़े सरल तरीके से, बहुत रोचक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। घर बैठे अध्ययन करें, हम इनको सीखें और सीख करके जैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। अब स्त्रीलिंग का परिचय आपको अच्छे से मालूम हो गया, स्त्री जाति का बोध करें वो स्त्रीलिंग। तो हमारे साथ में जो भी है आपके घरों में, मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, सबके नाम लिखो आप, 5 नाम लिख लो। स्त्री जाति का बोध स्त्रीलिंग। लता, ये वनस्पति जगत है, इसमें से सभी प्रकार की लताएं बेल के रूप में जो चलती है उसको स्त्री जाति का बोध करने, इसलिए क्या हो गया स्त्रीलिंग वनस्पति जगत में। अब और भी आगे देखो, जानवरों में अगर देखना चाहिए, जब पुरुष जाति में हमने लिख दिया अश्व है, तो स्त्री जाति में इसका क्या होगा? इसका विपरीत लिख दो तब ले जाओ अश्व, अर्थात घोड़ी। ये किसका बोध करा रही? स्त्रीलिंग। ये अब इसी तरह और आगे बढ़िया, जैसे हमने पुरुष जाति के लिए लिख दिया बकरा, तो स्त्री जाति को बोध कराने के लिए अगर इसी का हम लिंग परिवर्तन करें तो क्या होता? बकरी। उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? आजा। क्या कहेंगे? आजा। ये स्त्री जाति का बोध कर रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। अगर हम इसी तरह बहुत आसानी से हमारे जो घरेलू जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, आसपास जो भी कई चीजें हैं, कई सामग्री ऐसी है जो स्त्री जाति का बोध करे, जैसे नदी है, नदी बहती है, ये हम जानते हैं,
नदी को कभी ये नहीं कह सकते आप नदी बहता है, तो नदी बहती इसका मतलब स्त्री जाति का बोध कर रही है, इसलिए प्रकृति है ना। अब प्रकृति को गति तो कर रही है भाई, जो गति नहीं करे किसी भी प्रकार की, प्रकृति में जो वस्तु जिस रूप में है उसी अवस्था में अगर वो विद्यमान है तो वो नपुंसकलिंग कहता है। अगर वो गति कर रही है किसी भी रूप में, अपने स्थान पर रहकर पेड़ पौधों की तरफ बढ़ रही है, उसमें प्राण है, सजीव है, तो स्त्री जाति का बोध करा रही है, पुरुष जाति का बोध करा रही है। तो लिंग निर्धारण के आधार पर आप इनमें को बांट सकते हो। तो नदी के लिए कह दिया तो नदी को ये संस्कृत में नदी को नदी कहते हैं, सरिता कहते हैं, तो लिख सकते हो। तो ये भी क्या होगा, स्त्री जाति को बोध करेंगे, इसलिए स्त्रीलिंग। अब इसी तरह अगर हम नपुंसक लिंग की ओर बढ़ रहे हैं, नपुंसक लिंग में देखिए आप जो शब्द सजीव जगत से बाहर और प्रकृति में विद्यमान जिस अवस्था में वैसे ही है, जैसे हम कहते हैं पलंग को पर्यंकम, क्या कहते हैं, पर्यंकम। अभी देखिए इसी अवस्था में पलंग है, इसको यही कहते हैं नपुंसक। निर्जीव अपने स्थान पर रहता है। अगर आप पत्थर, एक शब्द में पत्थर, पत्थर में से रहता है, किसी प्राकृतिक कारण से वो घट बढ़ सकता है लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, उसमें जीवन नहीं होता, वो अपने आप गति कर सकती किसी प्रकार की। तो पत्थर को हम कहते हैं पाषाण, क्या कहेंगे, पाषाण। अब देखिए ये निर्धारण आप कर सकते हो, इसके लिए एक और शब्द है। अगर हम प्रतिदिन रोज भाषा कोई सी भी, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी, अगर आपके पास शब्दकोश, तो शब्दकोश का ज्ञान आपके पास अगर बढ़ रहा है, बढ़ेगा कैसे, रोज अभ्यास करने से। रोज अगर हम अभ्यास कर रहे हैं सही दिशा में, भाई आप तो प्रतिदिन ये निश्चित कर लो कि हमें इंग्लिश में, संस्कृत में या हिंदी में 5 नए शब्द याद करने हैं, खोजने हैं, उनके बारे में पूछना है अपने माता पिता से, बड़े भाई से, अभिभावकों से, पास पड़ोस में कोई और है उनसे, या गुरुजनों से, किसी भी प्रकार के माध्यम से पूछिए आप। 5 शब्दों को आपको रोज अर्जित करना है, 5 ऐसे शब्द नवीन जिनको आपने अभ्यास की वजह से वंचित हो आज तक। तो इस तरह अगर आप अभ्यास करोगे शब्दकोश आपके पास बढ़ता जाएगा। एक बार शब्दकोश का भंडार अगर हमारे पास हो गया और किसी भी भाषा में पूर्ण होने के लिए अगर हम उसमें हम पारंगत होना चाहते हैं तो सबसे मस्त क्या है, शब्दकोश, फिर है व्याकरण का ज्ञान। क्योंकि कोई भी भाषा उसके प्राण जो है वो व्याकरण होते हैं। भाषा शरीर हमारे ऊपर, हमारे अंदर जो शरीर है ये ऊपरी आवरण है, इसके अंदर प्राण नहीं है, तो बेकार है। इसी प्रकार किसी भी भाषा में अगर हम पूर्ण रूप से पारंगत होना चाहते हैं तो व्याकरण का ज्ञान के लिए आवश्यक है, और भाषा में पारंगत होने के लिए व्याकरण का ज्ञान भी जरूरी है। उसी प्रकार शब्द भंडार भी आपके पास होना चाहिए। तो शब्द भंडार के लिए आपको रोज क्या करना है, प्रयास करना है कि हमें रोज 5 शब्दों का नवीन ज्ञान, इतना अभ्यास हमें करना ही है। आज हम तो बढ़ रही थी, जैसे मैंने कहा पलंग जिसको हम कहते हैं, आगे देखो आप पाषाण, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्या, पत्थर, और वो गति करता है। इसका मतलब वो जैसा है वैसे ही है, नपुंसक लिंग है। और भी जब वनस्पति जगत में जाइए आप, फलम क्या लिख दिया हमने, फलम, ये फल गति करता है, जैसा वैसे ही रहता है अपने अनुसार। उसमें सजीव तो नहीं है, किसी लता पर वो रहकर अगर गति कर रहा है तो वहां पर है, फल शब्द को हम अलग से तोड़ के रखेंगे तो वो गति नहीं करेगी, अर्थात निर्जीव है। तो किसमें आएगा, नपुंसक लिंग में, फलम आएगा। और लो आप आगे भी फलम की तरह और भी शब्द हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप महसूस करते हो। अपने घरों में देखिए आप, भवन को लिख लीजिए, हमारा घर कभी गति नहीं करता है, भवनम, भवनम हो। और देखो आप किसी खेल के मैदान को लीजिए आप, क्षेत्रम, खेत को लीजिए आप, ये तो सब खेल के मैदान के लिए कहेंगे हम क्रीड़ा क्षेत्र, खेतों को कहेंगे हम खेत के, तो क्षेत्र बढ़िया। जहां आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब निर्जीव जाति का बोध कर रहा है, वो ना कुछ। तो आज का हमारा जो YouTube के इस लाइव चैनल में जो हमारे अध्ययन की सामग्री थी, लिंग परिचय, उससे आप भली भांति अवगत हो चुके हैं।
अब आपको आप तक नहीं करना है, घर पे जब भी आपको टाइम मिले ये पढ़ लिया। पढ़ना हमारा सार्थक तब है जब हम पढ़ने के बाद में उस पर थोड़ा सा चिंतन करें, उस पर थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि डालें, तो हमें महसूस हो जाएगा कि विषय कोई सा भी हो कठिन नहीं है। हम केवल मात्र अभ्यास से वंचित रहते हैं। इस कारण हमारी जो अध्ययन की सामग्री है उससे भली बातें परिचित होते नहीं, समय से पहले हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए और हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा पूर्ण रहता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूर्ण हुआ और मैं यही विश्राम देता हूँ। सभी के लिए नमस्कार।